स्वागत दोस्तों, आगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कर रही थी कोशिश, लेकिन उससे पहले बीजेपी को शंकराचार्य ने ही दे दिया तगड़ा झटका। बताएंगे कैसे बिहार चुनाव के अंदर 225 सीटों पर बीजेपी का खेल बिगड़ने जा रहा है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सेकुलर वोटों को एकजुट करने के लिए एआईएमआईएम के लोग अचानक से पहुंच गए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के घर के बाहर। बताएंगे इसे लेकर पूरी अपडेट क्या है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मंत्री के स्वागत में लगे बैनर पोस्टर को लेकर जमकर भाजपाइयों में आपस में ही कहासुनी हो गई दोस्तों। और कहां पर 10 दिनों के दौरे के लिए जा रही है प्रियंका गांधी, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा और बदलाव देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिहार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के जल्द ऐलान कर दिए जाएंगे दोस्तों। यानी उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के अंत होते होते बिहार के इलेक्शन पूरे हो जाएंगे दोस्तों। और ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों की ओर से अलग अलग तरीके की तैयारियां चल रही है। ऐसे में ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने आई है दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर हिंदुत्व का कार्ड खेलकर पूरे मुद्दे से भटकाकर केवल हिंदुत्व के आधार पर चुनाव को लाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। इसके लिए कई सारे बीजेपी के हिंदुत्व चेहरे को बिहार में प्रचार करने के लिए लाया जाएगा दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को उस वक्त तगड़ा झटका लगा दोस्तों, जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि हम लोग खुद के प्रत्याशी उतारेंगे, 225 प्रत्याशी पूरे बिहार के अंदर उतारेंगे। यानी 243 में से 225 प्रत्याशी शंकराचार्य खुद के उतारने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं शुक्रवार यानी बीते दिन से बिहार के अंदर 45 दिनों के अंदर पूरे बिहार की यात्रा पर निकल रहा हूं। 45 दिनों की गौ रक्षा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों की ओर से गौ रक्षा को लेकर केवल झूठे झूठे वादे किए गए, लोगों के वोट लिए गए, लेकिन अंत में गौ रक्षा के नाम पर केवल राजनीति की गई। उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोगों का यही मानना है कि हम गौ हत्या करने वालों का समर्थन करते हैं और गौ पूजा करने वालों का भी हम दोहरा चरित्र स्पष्ट करना चाहते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि एक गाना था कि हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन आज हमारे देश के अंदर गौ रक्षा नहीं हो पा रही है। हम बिहार में सभी राजनीतिक दलों के पास गए, लेकिन कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों उनका निशाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, जो बड़ी बड़ी बातें हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर करती है दोस्तों, और असली कदम नहीं उठाए जाते। यानी गौ रक्षा को लेकर कई सारे गौशाला बनाया जाना चाहिए और पशुपालन से किसानों की इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सब करने की जगह आप लोग जानते हैं कि भाजपा शासित राज्यों के अंदर कितने लिंचिंग के मामले सामने आते हैं दोस्तों। यानी जो असली मुद्दा है गौ रक्षा का, वो कर पाने में पूरी तरीके से अक्षम है, जबकि दूसरी और जबरदस्त राजनीति देखने को मिलती है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर अजब गजब नजारा देखने को मिला दोस्तों, जब एआईएमआईएम के समर्थकों की ओर से जोरदार तरीके का एक विरोध किया गया दोस्तों। एक तरीके से इंडिया गठबंधन में सेकुलर वोटों को डिवाइड करने से रोके जाने की मांग की गई। दरअसल दोस्तों एआईएमआईएम वालों ने अपने समर्थकों के साथ में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के घर के बाहर जाकर अपनी मांगे दोहराई। दरअसल दोस्तों एआईएमआईएम ने पहले चिट्ठी लिखकर गठबंधन की मांग की और जवाब नहीं मिलने के बाद अब एआईएमआईएम के बिहार के नेता अख्तरुल ईमान अपने समर्थकों के साथ में ढोल नगाड़े के साथ में 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पहुंचे और आरजेडी इंडिया गठबंधन में शामिल करने की मांग उठाई और कहते हैं कि मंत्री पद नहीं बल्कि सिर्फ 6 सीटें एआईएमआईएम को चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। सीमांचल के अंदर हम लोग चाहते हैं कि सीमांचल के विकास के लिए एक संस्थान बननी चाहिए, संस्थान बनाया जाना चाहिए। ये 2 मांगे हैं, यानी एआईएमआईएम को 6 सीटें दी जाए, बाकी एक संस्थान बनाई जाए जिससे सीमांचल का विकास हो सकता है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के बीच लालू यादव जी के घर के बाहर आवास के बाहर नारा लगा रहे थे, लालू तेजस्वी कान खोलो, गठबंधन के लिए दरवाजा खोलो। आवास का दरवाजा तो नहीं खुला दोस्तों, लेकिन कार्यक्रम को जोरदार तरीके से कवरेज मिला और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सेकुलर वोट डिवाइड ना हो, इसीलिए सबको साथ में लेकर आना चाहते हैं। आपका कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि एआईएमआईएम के लोग इससे पहले भी प्रयास कर चुके हैं कि गठबंधन में साथ बने रहे, लेकिन तमाम तरीके की दिक्कतों के कारण मामला फंस जाता है और एआईएमआईएम को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन देखते हैं क्या बैक चैनल से कोई बातचीत होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ में कई और पार्टियां हैं जो एआईएमआईएम को लेकर उनकी पैरवी कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के सामने। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वाराणसी गए थे दोस्तों। बीजेपी के कार्यकर्ता और नागरिकों में जबरदस्त उत्साह का दावा किया जा रहा था, लेकिन उत्साह का तो पता नहीं। लेकिन चौराहे पर एक मंत्री के स्वागत बैनर को उतारने को लेकर जमकर कहासुनी हो गई दोस्तों। राज्य मंत्री ने मिंट हाउस चौराहे के पास स्थित विभूति नारायण सिंह द्वार पर बैनर लगाया था, जो एक एमएलसी को नागवार गुजरा दोस्तों। इसके बाद एमएलसी के समर्थकों ने सीढ़ी पर चढ़कर बैनर को उतारकर फेंक दिया। इस दौरान मंत्री के समर्थक भी वहां पर पहुंच गए और जोरदार विरोध हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या ये जो द्वार है वो आपका है, लेकिन एमएलसी के समर्थक नहीं माने दोस्तों। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को देखकर धमकी देने लगा दोस्तों। मंत्री पक्ष के लोग फेंका हुआ बैनर उठाकर ज्यादा विरोध किए बिना वहां से चले गए। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है दोस्तों, वो एक बार फिर से खुलकर सबके सामने आ गई है। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी 10 दिनों के लिए अपने संसदीय क्षेत्र और संसदीय राज्य पहुंच रही हैं दोस्तों। यानी प्रियंका गांधी केरल के दौरे पर है, 10 दिनों तक केरल में रहेंगी और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगी और अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के अंदर भी मौजूद रहेंगी दोस्तों। प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा बार अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद रहती है, ये बात सबको पता है और एक बार फिर से 10 दिनों के लिए गई है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में बीजेपी के नेता खुद अब अपने वोटिंग को लेकर यानी अपने इलेक्शन को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। दरअसल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इलेक्शन हुआ दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह के करीबी और बीजेपी के पूर्व सांसद मुजफ्फरनगर के संजीव बालियान चुनाव हार गए दोस्तों। अमित शाह का समर्थन होने के बावजूद चुनाव हार गए। इसके बाद उनसे जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि आप चुनाव कैसे हारे, तो वो दावा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में फर्जी वोट डाले गए। यानी एक छोटा सा चुनाव हुआ था, उसमें भी फर्जी वोट डाले जाने का आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे दोस्तों। यानी विपक्ष के लोग इतने बड़े बड़े चुनाव में घपले की आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि घपला हो ही नहीं सकता। लेकिन अपना नेता एक छोटा सा चुनाव जिसमें 600-700 लोगों ने वोट डाला दोस्तों, उस चुनाव को लेकर दावा कर रहे हैं कि उस चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है। और उन्होंने बताया कि हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह का वोट पहले ही पड़ चुका था जब वो वोट डालने के लिए गए थे, और ऐसे ही कई और एग्जाम्पल वो गिनवा रहे हैं दोस्तों। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि विपक्ष के लोग जब सवाल खड़ा करते हैं तब भाजपाई कहने लगते हैं कि विपक्ष साजिश कर रहा है, देश में अराजकता फैलाना चाहता है। लेकिन आपके यहाँ खुद का नेता जब चुनाव हारा तो वो आरोप लगा रहा है, वो भी एक ऐसे चुनाव में जिसमें हाई प्रोफाइल लोग वोट डालते हैं। सारे सांसदों ने वोट डाला था। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों पूरे मामले पर? संजीव बालियान के बयान पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल के पूर्व सांसद भास्कर राव और पूर्व मंत्री लाल बिहारी हिमारिका ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। एक के बाद एक बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये बीजू जनता दल वही पार्टी है दोस्तों जिसने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए वोट डालने से ही मना कर दिया था, और अब खुद की पार्टी में इस तरीके की फूट पड़ी है दोस्तों। देखते हैं अपनी पार्टी को कैसे बचा पाते हैं बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो और भी कई नेता बीजू जनता दल छोड़कर जाने वाले हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा करते हुए उन्होंने नेपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि वोटों की डकैती अगर नहीं रुकी तो जनता सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग करेगी और न्याय करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानकर वोटों की डकैती रोके। साथ ही सुझाव दिया कि निर्वाचन आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग बनने की बजाय निष्पक्ष आयोग बनकर काम करे। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के सिख संगठनों के साथ बैठक करने के बाद किसान आंदोलन में मारे गए सिखों के स्वजनों को सम्मानित किया गया। सिखों ने उन्हें लाल रंग की पगड़ी पहनाई। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि लाल रंग खुशहाली का प्रतीक होता है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद खुशहाली आएगी, और उन्होंने सभी लोगों से खासकर सिख समाज के लोगों से साथ में बने रहने की अपील की दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने को लेकर भी सभी तरीके के मामले पर चर्चा की गई है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक के बाद एक कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक्सपोज करने के बाद अब प्रशांत किशोर फिर से मैदान में उतरे हैं दोस्तों। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार के करीबियों ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में प्रॉपर्टी खरीदी है। बिहार के लोग गरीबी में जी रहे हैं और ये लोग लूट का पैसा विदेश में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी विदेश में घर बनाया जा रहा है लूट के पैसे का। नवंबर में जनसुराज की सरकार बनी तो सबको जेल भेजा जाएगा, ये दावा कर रहे प्रशांत किशोर। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट
अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के खंडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को कोर्ट ने दलित महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में और मारपीट के आरोप में 4 साल की सजा सुनाई है दोस्तों। और आम आदमी पार्टी को यह तगड़ा झटका है और 4 साल की सजा हुई है। इसका मतलब इनकी विधायकी जाएगी और क्योंकि 2027 में इलेक्शन होने वाला है दोस्तों, तो अभी काफी टाइम है, तो फिर उपचुनाव भी इनकी सीट पर होगा। देखते हैं इस पूरे मामले पर और क्या जानकारी सामने आती है दोस्तों। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर कई सारे उपचुनाव को लेकर बार बार फंसती जा रही है। इससे पहले लुधियाना वेस्ट में चुनाव हुए थे, हालांकि आम आदमी पार्टी ने जीत लिया, लेकिन फिर से चुनौती सामने आएगी। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस के थाने में बीजेपी के कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय को इतना पीटा गया दोस्तों कि उस व्यक्ति की मौत हो गई, भाजपा के कार्यकर्ता की मौत हो गई। यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए और पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय के परिजनों से मुलाकात करने के लिए दोस्तों। इस दौरान उन्होंने पुलिस की बर्बरता को लेकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा गुजरात के बाद होता है दोस्तों। जैसा अखिलेश यादव भी दावा करते हैं, तो ये काफी गंभीर मामला है। 2 शब्द इस पर आप लोग भी लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्द बोले जाने के बाद भाजपा के लोगों ने जोरदार तरीके का बवाल किया दोस्तों। और बवाल इतना ज्यादा था कि पूरे बिहार बंद के दौरान लोगों को इससे काफी ज्यादा दो चार होना पड़ा, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बन गया दोस्तों। और अब बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए एक AI वीडियो जारी किया है दोस्तों। ये जो AI वीडियो है, इसमें नरेंद्र मोदी की माता श्री को दिखाया गया है, जो नरेंद्र मोदी के सपने में आकर बोलती है कि पहले वोट चोरी किया और उसके बाद अब उस आरोप से बचने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां इस AI वीडियो में बोलती है कि अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लाइन में खड़ा कर दिया, मेरे पैर धोने की रील बनवाई और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान का बैनर पोस्टर छपवा रहे हो, तुम फिर बिहार में नौटंकी कर रहे हो, राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस पार्टी के AI वीडियो को लेकर भाजपाई बुरी तरीके से भड़के हुए हैं दोस्तों। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री की मां को सम्मान नहीं करते हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस के लोग गिर चुके हैं। इस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश द्विवेदी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है दोस्तों। वायरल हो रहे वीडियो में बीजेपी के विधायक 10% कमीशन की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब अलग अलग तरीके के कमेंट सामने आ रहे हैं दोस्तों। कदवई नगर के विधायक महेश द्विवेदी का यह वीडियो है, जो सेवा पखवाड़ा की किसी बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ईमानदारी से बात तो ये है कि हमें तो विधायक निधि का 10% कमीशन भी मिल रहा है। कार्यकर्ताओं से कहा कि तुम लोगों को क्या मिल रहा है, तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मानव को ही कमाकर हम ऊपर चले जाएं तो क्या दिक्कत है। वहीं इस दौरान मौजूद कार्यकर्ता तालियां बजाने लगे। यानी विधायक निधि में से 10% का कमीशन लेने का खुद पर दावा कर रहे हैं दोस्तों, यानी खुद 10% कमीशन लेते हैं। ये दावा करते हुए कार्यकर्ताओं से मानवता कमाने के लिए बोल रहे हैं। बीजेपी के नेता के बारे में 2 शब्द लिखिएगा जरूर, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया है कि 10% कमीशन खा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भ्रष्टाचार का यह आलम है कि अब बीजेपी के नेताओं को भी पता चल चुका है कि जनता भी इस बात से अवेयर है, इसीलिए अभी ये बयान दे रहे हैं कि वो 10% कमीशन खा रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन के बाद अब हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए हैं दोस्तों, और पहले से हालात अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री ने ताजा आंकड़ा दिया है और ताजा आंकड़ों के अनुसार बताया है कि अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 30 लोगों की जान गोली लगने से गई है, जबकि 21 लोगों की मौत आगजनी के घाव के कारण हुई है। अन्य चोटों के कारण भी कई लोग मारे गए हैं। तो नेपाल के अंदर अभी भी स्थिति सही होने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। बवाल लगातार जारी है। आप लोग इस पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली दंगों के मामले को लेकर उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 सितंबर तक टाल दी गई है दोस्तों। 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड होने के आरोप के तहत उनको जेल में बंद किया गया है और इस पर कोई चीज नहीं बताई गई है दोस्तों। कोई ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो जेल में बंद है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कारण क्या है जेल में बंद रहने का दोस्तों, क्योंकि एक विचारधारा का वो विरोध करते हैं दोस्तों। ऐसे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। अगर आप भी उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख को जरूर जमानत मिलेगी, क्योंकि लगातार बिना ट्रायल के किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा वीडियो
वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के रायबरेली के सांसद राहुल गांधी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जमकर सियासत गर्म हो गई दोस्तों। जहां पहले दिन बीजेपी के नेता और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के दौरे का खुले तौर पर विरोध किया तो उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। वहीं अगले दिन जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक में दिनेश के ब्लॉक प्रमुख बेटे पीयूष प्रताप सिंह राहुल गांधी से हंसते मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते नजर आए दोस्तों। इसके बाद अब दिनेश प्रताप सिंह से सोशल मीडिया समेत हर जगह सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, जिस पर दिनेश प्रताप सिंह कोई जवाब नहीं दे पा रहे और उन्हें पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने उनकी छवि खराब हो गई है, इसलिए दावा कर रहे हैं कि उनको गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है। राहुल गांधी ने खुद से हाथ मिलाया था, उनका बेटा हाथ मिलाने नहीं गया था और तमाम तरीके के अब वो सफाइयां पेश कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी से हाथ मिलाकर भाजपा के मन में एक शक तो पैदा करवा दिया गया है दोस्तों, जिसका मतलब दिनेश प्रताप सिंह को अब भाजपाई लोग भी शक की नजर से देखेंगे कि क्या वो राहुल गांधी के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने जो राजनीति की है राहुल गांधी के इर्द गिर्द की है, तो क्या वापस से उनकी घर वापसी हो रही है और इसीलिए उनकी मानसिकता अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रति सॉफ्ट हो चुकी है। इसी से बचने के लिए वो जस्टिफिकेशन देते घूम रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू और कश्मीर के डोडा के विधायक आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला दोस्तों। ये सभी के सभी लोग सड़कों पर उतरे और अपने विधायक के समर्थन में इन लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाना चाहिए। यानी पीएसए के तहत, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत पहली बार किसी विधायक को जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, वो है आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक। आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध को चुनौती देने के याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर अच्छा स्वच्छ हवा राष्ट्रीय राजधानी के कुलीन निवासियों का अधिकार है तो देश के हर नागरिकों का अधिकार है। यानी अगर इलाइट लोगों का, बड़े बड़े लोगों का अधिकार है कि वो साफ हवा में रहे, तो फिर देश के हर व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए और इसीलिए पटाखों पर बैन लगा दिया गया दोस्तों। और आगे बोला गया कि पूरे देश भर के अंदर ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को एक स्वच्छ हवा मिल सके। कुल मिलाकर दोस्तों, पहले गाड़ियों को प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे और अब पटाखा बैन पूरे देश में करने की इजाजत कोर्ट देना चाहता है। लेकिन अगर सरकार की ओर से मंजूरी दी जाएगी तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आखिरकार इंप्लीमेंट तो सरकार को करवाना है। आप लोग क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश के धिरौली में चल रही पेड़ों की कटाई को लेकर अडानी समूह पर तंज कसते हुए जोरदार हमला बोला है दोस्तों। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी सरकार और अडानी ग्रुप को आड़े हाथ लेते हुए कि धिरौली के अंदर जो कोल ब्लॉक है उसमें मोडानी यानी अडानी समूह प्लस मोदी द्वारा कोयला खनन परियोजना के लिए सरकारी और वन भूमि पर पेड़ों की कटाई कर दी गई है, जबकि इस परियोजना को अब तक स्टेज 2 वन मंजूरी नहीं मिली है। इससे वन अधिकार अधिनियम 2006 यानी FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कानून यानी पंचायती राज से जुड़े आदिवासी संरक्षण कानूनों का सीधा उल्लंघन किया गया है। अब ये गंभीर आरोप है जिस पर देखते हैं बीजेपी सरकार की कोई प्रतिक्रिया आती है। भाजपा के लोग कुछ बोलते हैं या फिर चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ में बार बार ट्रंप की ओर से भारत को धमकियां दी जा रही है और एक नया मामला सामने आया है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 100% टैरिफ लगाने की मांग करते हुए G7 और EU जैसी संस्थानों से मांग की है दोस्तों। भारत और चीन के ऊपर 100% टैरिफ लगवाना चाहता है ट्रंप, यानी पहले खुद 25% का टैरिफ लगाता है, उसके बाद अब अलग अलग देशों से भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की मांग कर रहा है दोस्तों। यानी किस तरीके से ये भारत का दोस्त है जो भाजपा के लोग दावा करते थे, खासकर जो अपने आप को हिंदुत्ववादी नेता बताते हैं दोस्तों। वे लोग डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूजा प्रार्थना कर रहे थे कि वो चुनाव जीत जाए। अब जब ट्रंप चुनाव जीत गया है तो उसके बाद ये भारत के ऊपर पहले तो 25% लगाता है टैरिफ, उसके बाद अब दूसरे लोगों से बोलकर 100% टैरिफ लगाने की मांग कर रहा है। यानी भारत के व्यापार को खत्म करने की एक बड़ी साजिश रच रहा है दोस्तों। 2 शब्द इसके बारे में लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों के बढ़ते भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस थमाया है दोस्तों। कोर्ट ने राजनीतिक दलों के काम काज को लेकर कड़े नियम बनाने को लेकर जवाब मांगा है। एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दायर करके पार्टियों में बढ़ते भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता, अपराधीकरण और मनी लॉन्ड्रिंग पर कोर्ट से एक्शन लेने और नियम बनाने की मांग की है दोस्तों। और याचिका में दावा किया गया है कि हाल ही में एक ऐसा राजनीतिक दल पकड़ा गया है जिसमें 20% कमीशन लेकर काले धन
धन को सफेद धन बनाया जाता था, यानी खुलेआम काले धन की चोरी चल रही थी, यानी काले को व्हाइट बनाने का धंधा चल रहा था और ये राजनीतिक दल झूठ मूठ का चुनावी राजनीति करने का दावा कर रहा था दोस्तों। और मेन जो काम था वो पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग करना था, यानी काले धन को सफेद धन बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस पार्टी के बारे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कई सारे कानून लाने जरूरी है, देश में राजनीति की स्वच्छता बहुत जरूरी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के अंदर नौनहरा थाना क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की लाठी चार्ज में, पुलिस लाठी चार्ज में मौत हो गई दोस्तों। यानी थाने के अंदर ले जाकर जिस तरीके से पीटा गया, टॉर्चर किया गया, उसके बाद जान चली गई और यह मामला काफी गंभीर है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पुलिस टॉर्चर के मामले उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार सामने आ रहे हैं, इस पर बीजेपी की सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? अखिलेश यादव बार बार ये मांग उठा रहे हैं कि इस पर एक्शन होना चाहिए। पुलिस वाले कई लोगों को घर से उठा लेते हैं कुछ पैसों के लिए और बाद में मारपीट करते हुए जब जान चली जाती है तो उसे दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसे कई सारे कस्टोडियल डेथ के मामले सामने उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं दोस्तों। हालांकि कईयों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन मामला काफी गंभीर है, इस पर बहुत ज्यादा कठोर कानून बनाने की जरूरत है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको मेरा चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत